The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मेरा नाम मनहर उदास नहीं है। होता तो गाना गाता जानवर फिल्म का, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मौसम बदल रहा है, आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। हमें लगा अब हमें भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। डिजिटल वाले फर्मे में आए थे, खूब कैजुअल थे, खूब रियल थे, लेकिन मानकों की परवाह करते करते हमें लगा कि हमारे अंदर भी थोड़ी सी जड़ता, थोड़ी सी स्टिफनेस आ गई है। तो हमने सोचा अब बदलाव का वक्त आ गया है, और बदले हुए वक्त में आपको अपना लल्लन टॉप शो भी नई पैकेजिंग में दिखेगा, नए कलेवर में दिखेगा। तेवर वही पुराने होंगे, क्योंकि बात तो आपकी ही करनी है। तो नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। पहले आप शो देखते थे तो हम आपको दिन का वीडियो दिखाते थे, खूब सारी सुर्खियां बताते थे, फिर कुछ खबरें बताते थे और आखिरी में एक सकारात्मक अंत। ये सब चीज़ें आज भी आपको लल्लन टॉप की वेबसाइट पर और लल्लन टॉप के तमाम वीडियोस में नजर आएंगी। लेकिन लल्लन टॉप शो में दिन की एक या दो अहम खबरों पर सीधे बात होगी, बिना किसी भूमिका के। तो आज के शो में आप क्या देखेंगे? भूमिका तो सुन चुके हैं, क्योंकि पहली तब्दीली है। आज हम बात करेंगे LIC की, क्योंकि आपके हमारे ज़्यादातर लोगों के घर में कोई ना कोई मेंबर ज़रूर होगा जिसकी LIC की पॉलिसी होगी। क्या सरकार के नए फैसलों से हमें और आपको परेशान होना चाहिए? क्या हमें अपनी LIC की पॉलिसीज़ को चिंता की नज़र से देखनी चाहिए, या वैसे ही आश्वस्त रहना चाहिए जैसे दशकों से हम, हमारे पिता, हमारे बाबा दादी रहते आए हैं? इन पर बात करेंगे। बात की शुरुआत इस वीडियो से करते हैं। आइए हम और आप ये वीडियो देखते हैं। समस्त भारत में बीमा क्षेत्र में क्या है? सरकार का जिम्मेवार कौन? सरकार का जिम्मेवार कौन? बंद मुट्ठियों से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे ये लोग देश की राजधानी दिल्ली में जमा हुए थे। देश के कई और हिस्सों में भी इस तरह के प्रदर्शन हुए। ये लोग कौन हैं? देश की एक बड़ी पुरानी सरकारी कंपनी के कर्मचारी। कंपनी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो कुल संपत्ति है उसका 3 गुना मूल्य इस कंपनी के पास है। देश का हर 5वां आदमी इस कंपनी का ग्राहक है, और सब ग्राहकों को जोड़ दें तो यूपी और महाराष्ट्र की आबादी के बराबर हो जाए। हम जैसा शुरू में जिक्र किया, LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की बात कर रहे हैं। हम और आप जानते हैं LIC की लोकप्रियता कितनी है, लोगों का भरोसा कितना है। दूर दराज के गांव में भी ग्राहक मिल जाते हैं। जीवन बीमा का लंबे समय तक मतलब ही LIC समझा जाता रहा, और ये बात आंकड़ों पर भी दुरुस्त है। देश में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में LIC की हिस्सेदारी 66% है। लेकिन अब LIC को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फैसला किया है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। कंपनी से जुड़े लोगों का भरोसा भी हिल रहा है। LIC के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, पॉलिसी धारकों में कंफ्यूजन है, और बात चल रही है कि दशकों पुरानी इस सरकारी कंपनी को सरकार ने बेचने की शुरुआत कर दी, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ये सब बातें बजट में जब सरकार ने कहा कि हम IPO लाएंगे, यानी शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे, तब से ही चल रही थी। लेकिन अब विवाद ने जोर पकड़ा है और संसद में आज लाए बिल की वजह से पकड़ा है। तो इसलिए इस मुद्दे पर आज विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि असल में हो क्या रहा है। सरकार क्यों IPO निकालना चाहती है और क्यों LIC के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो LIC का IPO निकलने से क्या आप पर कोई असर पड़ेगा, ये भी समझेंगे। सबसे पहले IPO का मतलब समझ लेते हैं। किसी भी कंपनी का मालिक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी मोटामाटी 2 तरह से कम कर सकता है। या तो उसका एक हिस्सा या पूरी कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी को बेच दे, या दूसरा एक तरीका है कि अपनी कंपनी के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े करे, ऑन पेपर करे, सच्ची मुच्ची में नहीं, और उन्हें आम जनता को बेच दे। जब कंपनी के कुछ छोटे छोटे हिस्से और कंपनियों या लोगों के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि कंपनी अपना IPO लेकर आई है, और इस तरह हर टुकड़ा कहलाता है शेयर।
लेकिन अगर कंपनी की मालिक सरकार है और उसकी बड़ी हिस्सेदारी बेची जाती है तो इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। जैसे सरकार एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, मतलब हिस्सेदारी बड़ी बड़ी कंपनियों को एकमुश्त बेचना चाह रही है। इसमें आईपीओ की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा तरीका शेयर मार्केट वाला है, जिसके जरिए एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकार ने इस दूसरे तरीके से एलआईसी में अपनी 10% तक की हिस्सेदारी बेचने का मन बनाया है। अब इस सरकारी कंपनी की आईपीओ लाने के सरकार को जरूरत क्यों पड़ी, ये समझ लें। और ये समझने के लिए हमें हिस्ट्री समझनी होगी, जब एलआईसी के साथ सरकारी का टैग लगा। हम जानते हैं 1947 में देश आजाद हुआ। उसके बाद एक बॉम्बे प्लान बना था भारत के उद्योगपतियों के सुझाव से, और इसी से राष्ट्रीयकरण की शुरुआत हुई। और इस तरह से 245 छोटी बड़ी देसी विदेशी कंपनियां जो इंश्योरेंस के सेक्टर में थी, इन सबको मिलाकर एलआईसी बनाई गई। कब बनी एलआईसी? 1 सितंबर 1956 को, जब इंश्योरेंस कंपनी का एलआईसी के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ। तब सरकार ने एलआईसी को 5 करोड़ रुपए दिए थे और यहीं से एलआईसी का सफर शुरू हुआ। उदारीकरण से पहले की, यानी 90 से पहले का दौर, जब बाजार नहीं खुला था, विदेशी कंपनियां खूब भरमार में नहीं आई थी, तब सरकार ही ज्यादातर सामान बेचती थी, चाहे हाथ की घड़ी हो, चाहे कार हो। और इस तरह की हर चीज की तरह इंश्योरेंस बेचने में भी सिर्फ एक ही सरकारी कंपनी थी, लोगों को इंश्योरेंस बेचने में, एलआईसी। लेकिन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, मनमोहन सिंह का बजट, नरसिम्हा राव का दौर, और सरकारी कंपनियों का एकाधिकार खत्म हुआ। बाजार में प्राइवेट कंपनियां आने लगी और तब सरकारी कंपनियों को धीमे धीमे या तो प्राइवेट कंपनियों को बेचा जाने लगा या उसमें हिस्सेदारी कम की जाने लगी, ताकि सरकार चलाने पर ध्यान दे, कंपनियां चलाने पर नहीं। लेकिन एलआईसी को तब भी नहीं छुआ गया। हालांकि 1990 के दशक के बिल्कुल आखिरी में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी, तब यह बात शुरू हुई कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्स को आने दिया जाए, और ये हुआ भी। लेकिन इसका एलआईसी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, इसका सिक्का वैसे ही खनाखन चलता रहा। एलआईसी आज की तारीख में करीब 36 लाख करोड़ की संपत्ति का प्रबंधन करती है, यानी मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी से भी 3 गुना ज्यादा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि एलआईसी हर साल खूब कमाई करती है। साल 2019-20 यानी पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो एलआईसी ने 6,16,000 करोड़ की आमदनी की, और शुद्ध मुनाफा कितना था? 2,713 करोड़ का। और यही बात सरकार के हिस्से में जाती है। सरकार के लिए एलआईसी साहूकार की तिजोरी की तरह है। जब सरकार को किसी बड़े कर्ज की जरूरत होती है तो एलआईसी के पास जाती है। अगर कोई बैंक डूब रहा है तो एलआईसी से उस बैंक की हिस्सेदारी खरीदवाई जाती है। इसलिए सरकार ने इसकी हिस्सेदारी बेचने के बारे में पहले नहीं सोचा था। लेकिन अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में है, सरकार की देनदारी बढ़ गई है, सरकार को बहुत बड़ी रकम चाहिए, और ऐसा एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने से हो सकता है। हालांकि सरकार ने अभी करीब 10% हिस्सेदारी बेचने का मन बनाया है। इसके लिए सरकार ने आज बीमा संशोधन विधेयक भी संसद में पेश किया। संसद में इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि एलआईसी का संसद के एक्ट के तहत ही निर्माण किया गया था। तो जो चीज संसद के कानून से बनी है उसमें बदलाव भी संसद ही ला सकती है। तो संसद में आज बात हुई आईपीओ लाने पर। किसी ने समर्थन किया, किसी ने विरोध, और सरकार ने इन सब मसलों पर दी सफाई। सबसे पहले सुनिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को। मैंने सिर्फ इतना ही कहना है कि एलआईसी की कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, उसका केवल पब्लिक इशू आने की बात हो रही है। आईपीओ, दोनों में बहुत अंतर है। आईपीओ ये तो सरकार की बात हो गई, लेकिन इसके मंसूबों पर एलआईसी के कर्मचारी ही सवाल उठा रहे हैं और आईपीओ निकालने का विरोध कर रहे हैं। कई इंश्योरेंस यूनियन इन प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही हैं। ये विरोध क्यों हो रहा है? इन कर्मचारियों की मांग क्या है? ये हमने जाना इस एसोसिएशन से जुड़े AK भटनागर से। आप एलआईसी का निजीकरण करने की फर्स्ट स्टेप है। हम इसलिए सरकार कहेगी ये निजीकरण नहीं है, हम कह रहे हैं कि निजीकरण की तरफ रास्ता क्यों खोल रहे हैं आप? दरवाजा ही क्यों खोल रहे हैं चोरों को अंदर आने के लिए? तो इस बात का विरोध करने के लिए कि जो एलआईसी का आईपीओ लाने की आप बात कर रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है। और हम चूंकि इस राष्ट्र के, देश के एक नागरिक होने के नाते हमारी एक पहली फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हम अपनी आवाज जनता तक लेकर जाएं। ये तो सरकार सुने, और सरकार अगर नहीं सुनती है तो देश की जनता के पास जाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। हम आज जो हड़ताल पर हैं, हमारी कोई अपनी व्यक्तिगत डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो आईपीओ लाने की बात आपने की है और आप इतनी जल्दी में हैं
कि जो उससे संबंधित आपने अमेंडमेंट लाने हैं पार्लियामेंट के अंदर लाने थे, उसको आपने बजट के साथ पेश करके आप बजट के साथ पास करा करके आगे के लिए डिस्कशन का रास्ता भी लगातार बंद करते चले जा रहे हैं। इससे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड सरकार का दूसरा और नहीं हो सकता। इसके अलावा एलआईसी के कर्मचारी बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर जो 74% किया है सरकार ने, इस फैसले का भी विरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पहले एफडीआई यानी विदेश से इस सेक्टर में आने वाले निवेश का जो कैप है, सीमा है, वो 49% थी, लेकिन अब 74% होने जा रही है। इसका बिल भी गुरुवार को राज्यसभा में पारित होने के लिए रखा गया। ये बिल पास हो जाता है तो विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़कर इतनी हो जाएगी कि वो स्पष्ट तौर पर कंपनी की मालिक हो सकती हैं। इससे एलआईसी के अलावा जो भारत की दूसरी बीमा कंपनियां हैं, उनके बिजनेस पर भी असर पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि एक बेटर डील मिले, लेकिन जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के लोग हैं वो इसके विरोध में बात कर रहे हैं। उनके तर्क क्या हैं, ये जानने के लिए हमने बात की एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत मिश्र से। जब पूरे विनम्रता के साथ मैं कहूंगा कि एलआईसी एज एन इंस्टीट्यूशन और एलआईसी कर्मचारी आंदोलन कंपटीशन से नहीं डर रहे हैं। बीमा क्षेत्र में 2020 में पहला निजी कंपनी आया, अक्टूबर 2000, और आज तक भारत में 22 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी काम कर रहे हैं। एलआईसी अकेले एक सरकारी कंपनी बाजार में है, और बीमा क्षेत्र में 22 साल के कंपटीशन के बाद आज भी एलआईसी मार्केट लीडर है, और एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो है 70%। और मैं ये बताना चाहूंगा, भारत छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है पब्लिक सेक्टर डोमेन में जिसमें विदेशी कंपनी को या निजी पूंजी को इजाजत दी गई हो, और 22 साल के कंपटीशन के बाद वहां के पब्लिक सेक्टर का मार्केट शेयर 70%। दैट हैज बीन पॉसिबल ओनली विद द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसीलिए कंपटीशन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। वी आर नॉट एट ऑल फ्राइटेंड अबाउट कंपटीशन, क्योंकि आज भी हम लोग मार्केट लीडर हैं। दूसरा है, आज जो दलील दी जा रही है, प्राइवेट कंपनी अगर आएंगे, विदेशी कंपनी अगर आएंगे, तो वो लोग अपने साथ टेक्नोलॉजी और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर के आएंगे। इंश्योरेंस में क्या टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, 30 साल मेरा नौकरी हो गया, आज तक मैं समझ नहीं पाया। और जहां तक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की दलील दी जा रही है, दोनों टेक्नोलॉजी और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बावजूद, जैसा मैंने कहा, 22 निजी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरते हुए आज एलआईसी का मार्केट शेयर 70% है प्रीमियम इनकम में। जहां तक नंबर ऑफ पॉलिसी का सवाल है, उससे भी ज्यादा है। और जब हम लोग मार्केट के लीडर हैं विद 70% मार्केट शेयर, ये सोचने वाली बात है कि बाजार में फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस में कौन है। अब ये मेरी आंकड़ा नहीं है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट IRDA का डाटा बता रहा है, एलआईसी का 70% मार्केट शेयर के बाद बाजार में जो सेकंड मार्केट लीडर है वो है SBI लाइफ, उसका मार्केट शेयर है 7.83%। तीसरा जो मार्केट लीडर है वो है HDFC लाइफ, उसका मार्केट शेयर है 7.63%। उसके बाद जो मार्केट लीडर है वो है मैक्स लाइफ, जिसका मार्केट शेयर है 3.4%। और उसके बाद जो है बजाज अलायंस, उसका मार्केट शेयर है 2% कहां 70% का मार्केट शेयर और कहां 7% का मार्केट शेयर। देयर इज नो कंपटीशन। जो कंपटीशन की हवाला दी जा रही है, ये हमारे सरकार के दिमाग में है, लोगों के दिमाग में नहीं है, क्योंकि भारत की जनता अटूट आस्था प्रकट किया है एलआईसी के पास। और मतलब निरंतर 60 दशक से ज्यादा समय लेकर के एलआईसी ने जो रिकॉर्ड कायम किया है, दैट इज समथिंग फेनोमेनल। तो एक पब्लिक सेक्टर कैसा काम करना चाहिए, उसका मिसाल एलआईसी ने एस्टैब्लिश किया है। वी आर नॉट अफ्रेड अबाउट कंपटीशन। जहां तक कंपटीशन का सवाल है, हमारा सवाल है कि लाइफ इंश्योरेंस इट मोबिलाइजेस स्मॉल सेविंग्स ऑफ द पीपल, और वो सेविंग्स को देश का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करता है। आज प्राइवेट कंपनी जो
मतलब पैसा मोबिलाइज कर रहे हैं, ज्यादातर वो लोग यूलिप पॉलिसी में ला रहे हैं। यूलिप पॉलिसी का मतलब 90% स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। तो इसीलिए आप रोड पर जो सड़क देख रहे हैं, जो बिजली देख रहे हैं, जो डैम देख रहे हैं, पावर सेक्टर देख रहे हैं, हर जगह एलआईसी का पैसा है, कोई प्राइवेट सेक्टर का नहीं है। तो लोगों का आस्था जीतने के साथ साथ देश का आर्थिक और सामाजिक विकास में जो एलआईसी का योगदान है वो बाधित होगा, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो एलआईसी के कर्मचारियों की अपनी चिंताएं हैं और भी कई खेमों से इस फैसले की आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि सरकार घर में रखा सोना सस्ते में बेच रही है। तर्क ये भी आ रहे हैं कि क्या सरकार को थोड़ा थोड़ा करके हिस्सा बेचना चाहिए था। आईपीओ लाने वाले फैसले को अर्थशास्त्री किस तरह से देख रहे हैं, सुनिए। देखिए, जो कस्टमर्स हैं उनको इन दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहला जो है वो एक आईपीओ जो है इशू लाया जा रहा है एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो एक निजीकरण की प्रक्रिया है, जिसके तहत स्ट्रैटेजिक स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा और सरकार के द्वारा ही एलआईसी संचालित रहेगी, जिसके तहत जो कस्टमर्स हैं या जो पॉलिसी धारक हैं वो जो है अपनी पॉलिसी वहां पे बरकरार रख सकते हैं और जो उनको गारंटी पहले भी मिलती थी अपनी पॉलिसी क्लेम्स को लेकर के, वही नियम के अनुसार उनकी पॉलिसी क्लेम्स दिए जाएंगे। और ये ओवरऑल ढांचा जो इंश्योरेंस का है वो IRDA के तहत आता है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से लेकर के 74% पे किया जा रहा है, उससे पॉलिसी धारकों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो नए कस्टमर्स हैं उनको नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे और एक जो है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास कैपिटल आएगा, जो अभी इस समय उनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो क्लेम्स हैं कोविड की वजह से वो काफी बढ़ गए हैं और उनको जो है प्रोसेस करने में और उनको देने में मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कैपिटल नहीं है। तो उनको कैपिटल साझा कराने के लिए और इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन लाने के लिए, प्रतिस्पर्धा लाने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि इस स्टेक को बढ़ा करके 49% से 74% किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूजन हो सके। आईपीओ आने से सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि जो सरकार के पास धन आएगा वो उस धन का इस्तेमाल वेलफेयर स्कीम्स में कर सकेंगे। जब आईपीओ लिस्ट होगा तो वो स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड हो सकेगा और जिसके तहत उन्हें जो कॉर्पोरेट जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं वो जो है देनी पड़ेंगी और लोग उसे किसी भी समय देख सकते हैं। क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी रही है तो पारदर्शिता में कभी भी सवाल नहीं उठाया गया, क्योंकि देखा गया है कि जो सरकारी कंपनी है वो एक अच्छे तरीके से संचालित होती है, उसके बोर्ड पे मेंबर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं और जो ओवरऑल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देखते हैं। पर क्योंकि उसमें एक शेयर होल्डर का पर्सपेक्टिव आ जाता है और उसकी एफिशिएंसी के ऊपर सवाल या निशान उठते हैं, तो वो एक उस तरह से एक पारदर्शी संस्था और बन जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी एफिशिएंसी दिखानी होगी, स्टॉक एक्सचेंज में अनाउंस करने होंगे उनके एनुअल रिपोर्ट्स, उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है और सारी चीजें, तो उससे ज्यादा एफिशिएंसी और ज्यादा पारदर्शिता आने की उम्मीद होती है। तो ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो मार्केट्स में काफी लो है। जो एक जर्नल स्तर होता है वो 7% के आसपास माना जाता है जीडीपी के, तो सिर्फ 3% के आसपास है इंडिया में। और जैसे जैसे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस का बढ़ेगा, उससे ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचेगा और उनकी जो एक सुरक्षा चक्र है वो बढ़ेगा। उस सुरक्षा चक्र को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि निजीकरण हो और इंश्योरेंस में एफडीआई आए, और ताकि लोगों पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सहूलतें पहुंचे। एक और पहलू है जो हमें जानना चाहिए, ये आईपीओ लाने से यानी शेयर लाने से उन पर क्या फर्क पड़ेगा जिनके पास एलआईसी की पॉलिसी है, यानी मेरे जैसे लोग और आपके जैसे लोग। इसका सीधा जवाब यह है कि कोई असर नहीं पड़ेगा। शेयर बाजार में लिस्टेड होने से कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। ये एलआईसी का पूरा विवाद था, जिसके कुछ सवालों के जवाब हमने आपको देने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि एलआईसी से जुड़े आपके पास और भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तसल्ली से लिखिए। हम अपने जो फाइनेंशियल मामलों से जुड़े कार्यक्रम हैं जैसे खर्चा पानी अर्थात या दूसरे कार्यक्रम, उसमें विद्वानों को बुलाएंगे और आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। आज हमने आपसे बात की इंश्योरेंस सेक्टर पर, एलआईसी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाकी समाचार देखने के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए।
ऐप डाउनलोड नहीं की तो ज़रूर करिए, क्योंकि वहीं पर आपको सबसे पहले वीडियो नज़र आएंगे। बाकी आपकी समय को लेकर जो शिकायत थी वो लगातार हम तक पहुंची है और हम कोशिश करेंगे कि समय की ये पाबंदी बिल्कुल दुरुस्त रहे। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।